Hello everyone. Some of my students had requested to make a video on important chapter of political parties. So here in this session I am going to deal with the previous year question and some other important questions of this chapter. मैं एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूं, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। विद द लेस एफर्ट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। इसके 5 to 6 मार्क्स का वेटेज होएगा और आपको थोड़े से मेहनत में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और यहाँ से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करते हैं। लॉन्ग आंसर्स हो या शॉर्ट आंसर हो, दोनों हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो ये 2020 का क्वेश्चन है भाई। देखिए कि सजेस्ट एनी वन वे टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज मोर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड। आपको पता है पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उसको और ज़्यादा कैसे आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो इसका एक ही तरीका है भाई, थ्रू द ऑर्गेनाइज पिटीशन। आप जो भी लोग हैं, जनता हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज पिटीशन याचिका रिक्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जो लोगों की ज़रूरतों को, उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर सकता है। ओके, एजिटेशन करके हम उसका एजिटेट करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पब्लिसिटी करके हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। पॉइंट इज़ क्लियर। तो बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो अगर पिटीशन डालें या एजिटेशन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी करते हैं, तो इन दीज आर सम वेज थ्रू विच अ पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी मेड मोर रिस्पॉन्सिव। पॉइंट इज़ क्लियर। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन 2015 से पहले पूछे जाते थे, अब पैटर्न बिल्कुल सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। अभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल सीबीएसई में। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लेना। मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं, कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे वन पार्टी रूल होता है, जैसे चाइना हो गया। सम कंट्रीज़ आर हैविंग टू पार्टी सिस्टम, वहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे दो ही पार्टी होती हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एक आना फिक्स है, वन पार्टी या टू पार्टी। इवन एक थर्ड टाइप भी होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, जो इंडिया में है मल्टी पार्टी, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप पक्का डेफिनेटली आप रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई ना कोई एक टॉपिक आ जाएगा, वन पार्टी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, टू पार्टी के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, मल्टी पार्टी के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इस टॉपिक को क्लियर करके चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके डिफिनेशंस दे रखे हैं, कुछ आंसर्स दे रखे हैं, आप इसको देख लेना, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो, सजेस्ट एनी वे टू प्रमोट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इन्हांसिंग द इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। आपको कोई एक ऐसा तरीका बताना है जिससे कि आप क्या कर सको, प्रमोट कर सको पॉलिटिकल पब्लिक पार्टिसिपेशन को, ठीक है भाई। कैसे आप पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस लिए भाई, टू इन्हांस द डेमोक्रेसी। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को अगर बढ़ाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम जैसे लोगों की जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो देखो, इलेक्शन को हम मोर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इलेक्ट मोर कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द कॉमन पीपल, से लोग ज़्यादा होने चाहिए, ये एक तरीका है। तभी तो हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। ओके, सम देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया कैन बी यूज टू एलोकेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी
बाय द पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है भाई, तो ये देख लेना 2020 का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडरी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है बट पूछा है ऐसे भी। नेक्स्ट, व्हाई इज़ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नॉट कंसिडर अ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे अगर वन पार्टी रूल है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो वन पार्टी रूल हैज़ नो डेमोक्रेटिक ऑप्शंस, क्योंकि उसके पास कोई डेमोक्रेटिक तरीका ही नहीं होता है जिस पे लोग इलेक्ट कर पाए, चूज़ कर पाए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही बताया, इस टॉपिक को आप रिवाइज करके जाओगे। वन पार्टी रूल, टू पार्टी रूल एंड मल्टी पार्टी रूल। ओके, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी रूल सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने क्यों ऐसे अडॉप्ट किया भाई। तो पहला रीज़न है कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ अ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। इतना बड़ा देश, इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है। तो वन पार्टी रूल कैन नॉट सस्टेन। ओके, एंड ऑल दिस डाइवर्सिटी कैन बी एकोमोडेटेड इफ़ देयर इज़ अ मल्टी पार्टी रूल। और इन सभी डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने का एक ही तरीका है, मल्टी पार्टी रूल। ठीक है भाई, ओके, क्योंकि मल्टी पार्टी रूल अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पीपल कैन इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। एक अलायंस के बारे में पूछ रहा है कि कांग्रेस जिस पार्टी जो पार्टी अलायंस करती है उसका नाम क्या है, तो यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसे ही बीजेपी का आप देख लो, एक दो क्वेश्चन एक एक नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बीजेपी के अलायंस को क्या बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, विच पार्टी वॉज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा 2004। ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप जान लो कि 2004 में कौन अपोजिशन में था, कौन रूलिंग पार्टी था। प्रेजेंट टाइम में भी जान लो कौन अपोजिशन में है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन में कौन है भाई, कांग्रेस है। तो ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे फैक्चुअल डिटेल्स भी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, यहाँ पे देख लो, नेशनल पार्टी से पूछा हुआ है कि नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी है बट नॉट रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आपको ऐसे बताना है कि जो नेशनल लेवल पे तो ऑर्गेनाइजेशन है बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये है समाजवादी पार्टी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के फिलोसफी से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि उनका क्या मेन आइडियोलॉजी है। फिलोसफी का मतलब उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो देखो, बीजेपी का मेन फिलोसफी क्या होता है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि वो रिलीजन पे, कल्चरल वैल्यूज़ पे और स्पेशली नेशनलिज्म पे ये ज़्यादा फोकस करती है बीजेपी। ठीक है, ऐसे ही आप कांग्रेस का आप देख सकते हो, रिवाइज कर लेना। ये रेयरली मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और स्टेट पार्टी है, या जिसको रीजनल पार्टी बोलते हैं। तो ये अगेन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देखो भाई, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, वो है ये वाला, PYQ में देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। अगर कोई स्टेट पार्टी है या इसी को रीजनल पार्टी बोलते हैं, तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये पॉइंट रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाना। ठीक है, और उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कब कोई पार्टी नेशनल हो जाती है, किसको हम लोग लोकल पार्टी बोलते हैं या फिर उसको स्टेट पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसका कोई एक एग्जांपल। ये देखो, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी। जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है वो रूलिंग पार्टी होता है, और जो इलेक्शन में हार जाता है उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। ठीक है भाई, जिसको मेजोरिटी मिलता है वो रूलिंग पार्टी होती है। ओके, नेक्स्ट, अभी देखो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाई डू पीपल इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट, ये देखो, हाउ कैन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कैन बी कैरिड आउट पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये कह रहा है कि हाउ कैन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कैसे हम लोग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ला सकते हैं भाई
पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन में बढ़ा के, ठीक है। तो एक ही तरीका है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन बाय सिटीजनशिप, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर ऑफ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का ज़्यादातर इंडिया वाला जो पर्सपेक्टिव है मल्टीपल पार्टी, ठीक है भाई, मल्टी पार्टी रूल वाला या मल्टी पार्टी सिस्टम वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया वाला, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके, ये बीजेपी से रिगार्डिंग है कि उसके क्या आइडियोलॉजी है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता। ये दो मेजर पार्टी हैं इंडिया में, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि रूलिंग पार्टी में भी बीजेपी है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। तो आप इसके आइडियोलॉजी को ज़रूर देख लेना, कांग्रेस का और फिर बीजेपी का, ठीक है भाई। ओके, देखो ये राम जन्मभूमि इशूज़ इन द इनिशियल ईयर, समझ ही रहे हो, सब चल रहा है मैटर श्री राम का, तो ये सब पूछे जाने का चांसेस है यहाँ से। ओके भाई, फिर यहाँ से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है इस, ठीक है भाई। तो मैंने बताया है कि स्टेट पार्टी जो होती है, लोकल पार्टी होती हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, तो ये दे रखा है यहाँ पे कि 6% वोट होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या तो 2 मिनिमम सीट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कोई भी 1-2 पॉइंट ज़रूर आप देख लेना एक बारी, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ आर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल एंड नेशनल पार्टी। तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन जरूर देख लेना, यानी कि एक क्वेश्चन प्रिपेयर करो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में मेन डिफरेंसेस। 4 पॉइंट इसके नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो, वही एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देख रहे हो आप, एक्सप्लेन द मेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम देखो इंडिया में, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है मल्टी पार्टी रूल में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि इट टेक केयर्स, इट ऑल्सो कंसीडर अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा बहुत लोगों के भलाई को, इंटरेस्ट को ये कंसीडर करता है, एंड ओपिनियन टू एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मल्टी पार्टी रूल में ये होता है कि ये ज़्यादातर इंटरेस्ट को, ज़्यादातर सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको ये कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट। और जब मल्टी पार्टी होती है तो लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं, जो भी अपने मनमानी करना स्टार्ट करता है, कोई भी अगर पावर का, सत्ता का मिसयूज़ करना स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट उस पीपल क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं अगली बार। तो लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से लोग वहाँ पे परेशान हो गए, तो फिर बीजेपी को लाए, बीजेपी भी नहीं सूट किया, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी को ला दिया। तो लोगों के पास ऑप्शन था तब तो उन्होंने चेंज किया। तो ये मल्टी पार्टी का फ़ायदा है, ठीक है। ओके, लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, एक्सप्लेन एनी रोल ऑफ रीजनल पार्टी, ये देख लेना आप, एक रीजनल पार्टी वाला टॉपिक क्या है। व्हाट इज़ मिंट बाय पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब 3 कंपोनेंट। मैंने ये देखो, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग आंसर्स यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 3-4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन स्किप मत करना। द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये ज़रूर एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो लीडर होंगे, और लीडर में जो भी उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है भाई, और फॉलोअर्स होते हैं। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग फॉलोअर्स में आ जाएंगे। तो एक लीडर जिनका फेस वैल्यू होता है, और एक एक्टिव मेंबर होते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, जिनको कार्यकर्ता बोलते हैं, ठीक है। ओके, और एक होते हैं फॉलोअर्स, जो इस आइडियोलॉजी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, दे आर द फॉलोअर्स। ओके, नेक्स्ट, तो कंपोनेंट वाला एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिवाइज दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फंक्शन क्या है। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दोनों का आंसर सेम ही होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों होती है।
और इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है भाई। देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एक तो ये पूछ रखा है पॉलिटिकल पार्टी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इवन सिविल के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम IAS PCS वगैरह, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो सिंपली उसको उसके जो भी पॉइंट्स है आप उसको आंसर आउट कर दो, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर फंक्शन, तो ये पॉइंट आप 100% लर्न करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है भाई। ओके, इसका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेन फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, या किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन में, वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है भाई। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि दे फॉर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। आपको पता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिसीज़ बना के आती हैं, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होती है, ठीक है। सबके हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रोग्राम होते हैं, कुछ उनके अपने एजेंडा होते हैं, राइट। ओके, थर्ड काम क्या है भाई, मेकिंग लॉज। ये नियम कानून भी बनाते हैं देश में। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो दे मेक लॉ फॉर द कंट्री। पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इवन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म भी करती हैं, उसको गवर्न भी करती हैं, रूल भी करती हैं, है ना, गवर्नमेंट्स बनाती हैं यही पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अगर मेजॉरिटी मिल जाता है तो। और जो हार गया, अगर पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हार जाती है तो वो क्या करती है भाई, वो रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष में जाती है, ठीक है। और वो क्रिटिसाइज़ करती है रूलिंग पार्टी के को, उसके ऊपर नज़र रखती है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसके वीकनेसेस को हाईलाइट करता है जो अपोजिशन वाला होता है, ठीक है। ओके, तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस, फंक्शन एंड द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं भाई, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अलग अलग व्यू रखते हैं, और वही व्यू लोग उसको सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में कोई भी अगर इशू है उसको हाईलाइट करना और उसको नया एक स्वरूप देना, ठीक है, उसको नया एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना, ठीक है भाई। जैसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया EVM मशीन हैक है, तो लोगों के अंदर एक ये हाईलाइट हो जाता है इशू, और लोग उसको उसी बात को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है भाई, ये भी देख लो आप लोग। टू एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। आपको पता है कि कोई ऑर्डिनरी पीपल है अगर, तो इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। कोई भी पार्टी होगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोकल लीडर्स होते हैं। तो कोई भी कॉमन पीपल हो वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके अपने कंसर्न को, अपने एरिया के जो भी कोई लोकल लीडर होगा उससे वो इजीली मिल सकता है, ठीक है। और वहीं पे कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई IAS है, DM है, SDM है, तो उससे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, आपको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो आप डायरेक्ट अपने लीडर के पास जाते हो, ठीक है, विधायक जी के पास चले जाते हो, MLA के पास जाते हो, अपने प्रॉब्लम को बताते हो, तो वो लोग फिर शॉर्ट आउट करते हैं या कोशिश करते हैं। तो ये तरीका हुआ, एक्सेस होता है गवर्नमेंट मशीनरीज तक पहुंचने का, वेलफेयर स्कीम तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक। क्या पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मेन इसका फीचर बताना है, ठीक है भाई। तो देखो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शेयर द पावर, और पावर को शेयर करो। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया। पॉलिटिकल पार्टी शेप द ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को ये बिल्ड करती हैं, ठीक है भाई। इफ़ दे इलेक्टेड दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, पहले ही हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर वो हार जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो वो अलायंस बना के दूसरे पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार चलाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीज ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ पे एग्री करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं, इनके अपने आइडियोलॉजी होते हैं, है ना। ओके,
नेक्स्ट द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस सेक्शन का कह सकते हो। एक तो मैंने बताया क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी, और एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। क्यों ज़रूरी है भाई पॉलिटिकल पार्टी, है ना, क्या ज़रूरत है। या देखो ये क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़रूरी है। एनालाइज करना है आपको इस स्टेटमेंट को विद द एग्जांपल। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा आंसर तो पहले वाला जैसा ही होगा कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंस में आप एक्सप्लेन करोगे कि इफ़ विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट। जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो हर एक कैंडिडेट क्या हो जाएगा इलेक्शन में, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, हर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू पीपल। लोगों से कोई प्रॉमिस भी नहीं कर सकता। भाई जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, अगर वो अपने वादों को पूरा नहीं करती तो अगली बार इलेक्शन में वो हार जाते हैं, लोग उनको भगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी खड़ा होकर पार्टिसिपेट कर कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा तो कल को वो वादा क्या करेगा, और अगली बार वो अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं किया तो लोग उससे कैसे उससे हिसाब लेंगे भाई। तो ये एक वजह हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। एज सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, आपको पता है सोसाइटी बहुत ही बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है। दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन अ वेरियस इशूज़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तो यहाँ पे एक ऐसी ज़रूरत होती है एजेंसी की जो क्या कर पाए भाई, डिफरेंट डिफरेंट व्यू को गैदर कर पाए डिफरेंट इशूज़ पे। जैसे सपोज़ करो राम मंदिर अभी बन रहा है, तो राम मंदिर बनने में आपने देखा होगा कि एक व्यू ऐसा भी आ गया था कि उसके जगह पे हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता। तो देख रहे हो डिफरेंट वेरियस डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, है ना। ओके, टू प्रेजेंट दिस टू गवर्नमेंट, तो ये समझ में आया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस आंसर में जहाँ तक हाईलाइटेड है ना वहाँ तक भी आप एक्सप्लेन कर दे रहे हो, एनफ है। ठीक है, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्यों ज़रूरी है भाई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी का राइज होगा तो ये लिंक होता है इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इंक्रीजेज इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, असेंबलीज वगैरह में। तो इसको और ज़्यादा अगर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमरजेंस बहुत ज़रूरी है, इनका राइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लार्ज स्केल सोसाइटी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा है कंट्री, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही सफल है, समझ गए। और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्विट्ज़रलैंड होता, छोटा सा कोई देश होता, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म नहीं भी होता तो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। ठीक है, वहाँ पे पार्टी नहीं भी होती कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बनती, इमेजिन करके देखो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती और गवर्नमेंट बन जाता तो उसका रिजल्ट, उसका एंड क्या होता, इलेक्टेड रिप्रेजेंट। इससे पता है क्या होता है, गवर्नमेंट में भी फॉर्म, गवर्नमेंट तो बन जाती बट उसका यूटिलिटी रिमेन अनसर्टेन। कोई सर्टेनिटी ही नहीं होता, कोई कंफर्म ही नहीं होता क्या वो करेगा, उसके एजेंडा क्या है। कल को अगर वो अपने वादों को फुलफिल नहीं किया तो हम कहाँ पे जाएंगे भाई। तो ये सब डिमेरिट्स हैं इसके, या यू कैन से कि इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है, जो आपने आंसर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपका पहला वाला था कि वाई डू वी नीड अ डेमोक्रेसी, और यू कैन से कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसी स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो नेगेटिव सेंस में। ठीक है, जैसे कि उनका फंक्शन क्या होता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाता, अगर गवर्नमेंट फॉर्म भी हो जाता तो गवर्नमेंट अनसर्टेन होती। ठीक है, ओके। मेक द लॉ, इट क्रिएट्स द डिफरेंट या वेरियस ओपिनियन। ठीक है, इट बिल्ड द डिफरेंट ओपिनियन। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो कोई ओपिनियन नहीं बन पाता। ठीक है, ओके। और क्या क्या हो सकता है,
तो ये सभी जो आपने फंक्शंस देखा था उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वही पॉइंट्स है। ओके, the most important one of the another most important question, multi party system. What is multi party system, why India adopted? ठीक है भाई। ओके, या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मल्टी पार्टी हैज़ स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये। ठीक है, हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग, इसका मल्टी पार्टी रूल का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्यों भाई, एक्सप्लेन करो। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी रूल। ठीक है, तो रोल ऑफ मल्टी पार्टी रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मल्टी पार्टी, इट इज़ वन in which more than two parties contest election. This kind of system is called as a multi party system, जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियाँ या एक से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर मैंने पहले भी शॉर्ट आंसर में कर रखा है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। सोशल, कल्चर एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है यहाँ पे। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, दे प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। मैंने पहले ही बताया था आपको, इतना ज़्यादा डिफरेंट कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है। ठीक है, तो ऐसे में सिंगल पार्टी सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। ठीक है, उसको हैंडल कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता। सम एरियाज ऑफ रिलीजन आर वेरी प्रॉस्परस। सम रीज़न, इंडिया में देखो कुछ रीज़न ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है, कुछ बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरियाज़ के डिफरेंट कंसर्न है, प्रॉब्लम्स है, और उसके लिए एक पार्टी समझ नहीं पाती, तो मल्टी पार्टी रूल बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी फोर चैलेंजेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाईलाइट, अंडरलाइन एंड पुट स्टार मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का मेन हेडिंग ही है, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। देखो कैसे आप समझते हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो इसका एक ही तरीका है, जो भी एनसीईआरटी में जो हेडिंग दे रखे हैं, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज। ठीक है भाई। एंड एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नेसेसिटीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, सिंगल, डबल, मल्टीपल। ठीक है, तो ये सभी जो हेडिंग होते हैं एनसीईआरटी के, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। ओके, तो ये हेडिंग है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो इस पे भी स्टार मार्क करो और इसको देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज ये है भाई, चैलेंजेस का मतलब ये हुआ कि क्या क्या हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जो अभी तक हम टैकल नहीं कर पाए। ऐसे प्रॉब्लम्स बतानी है आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो पहला तो ये है भाई चैलेंज, जिसको हम ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको आप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहला हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आपको पता है देश में तो डेमोक्रेसी है, बट पार्टीज़ के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। some particular people in political parties, they only they are only having the real power। ठीक है, और जब भी वोट इलेक्शन या आपने देखा होगा टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो कुछ लोग अपने कैंडिडेट को, अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, टिकट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी मन हुआ मैं किसी को भी मिनिस्टर बना दिया, कोई पूछता भी नहीं है। जैसे सपोज करो अमित शाह को होम मिनिस्ट्री दे दी गई, तो किसी ने पूछा भी नहीं कि उनको क्यों दे रहे हैं, क्या उसका कोई प्रोसीजर है, इलेक्शन हुआ क्या, सबने पूछा कि हाँ इनको वोट, इनको पॉलिटिकल, इनको होम मिनिस्टर मिलना चाहिए। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे राहुल गांधी हैं, वो प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। क्या सबसे ये बातें पूछी गई, सब लोग एग्री कर रहे हैं? ठीक है, तो ये होता है एक इंटरनल डेमोक्रेसी की। पार्टी के अंदर भी परमिशंस लेने चाहिए, लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। समझ गए? तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है, powers are concentrated in some or few leaders at the top। पॉइंट इज क्लियर? तो ये हेडिंग डाल के ये अंडरलाइन वाली पॉइंट को आप हाईलाइट कर दोगे कि देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनके पास ही मेन पावर है। जैसे बीजेपी है तो मेन पावर किसके पास है? अमित शाह, मोदी, ऐसे जो लोग हैं
इनके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। ऐसे कांग्रेस का अगर एग्जांपल लो तो ज़्यादातर जो पावर कंसंट्रेट है वो गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये कुछ पर्टिकुलर पीपल हैं। केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी, उसमें देखोगे तो मनोज सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, इनके पास पावर ज़्यादा कंसंट्रेट है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज में। ओके ओके। तो अनदर चैलेंज, डायनेस्टिक सक्सेशन। आपको पता है इसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक पार्टी है, वो अपने फैमिली मेम्बर कोई डायनेस्टिक बना के रख दिया है कि ठीक है, मैं, मेरा बेटा, फिर मेरे ग्रैंडसन, ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी में। बहुत सारे एग्जाम्पल है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में। जैसे अगर आप गांधी फैमिली को ले लो, समाजवादी पार्टी को ले लो, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, ऐसे महाराष्ट्र में भी है राज ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, सॉरी बाल ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे। तो देख रहे हो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मनी एंड मसल पावर। तीसरा मेन चैलेंज है भाई मनी एंड मसल पावर। आपको पता है टिकट उसको ही मिलता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पावर है, ठीक है। इलेक्शन में वही विनिंग कैंडिडेट भी होता है, वही इलेक्शन को जीतता है जिसके पास पैसे जो ज़्यादा खर्चते हैं, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसके पास पावर ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर। और आज के टाइम पे या कभी भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बड़ा सा चैलेंज ये है लोगों के लिए कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर। वोटर्स के लिए एक मीनिंगफुल लॉजिकल चॉइस होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ द बेसिकली सेम आइडियोलॉजी। चॉइस कैसे मिलेगा वोटर्स को? अगर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो लोगों को चॉइस मिलता है। जैसे अरविंद केजरीवाल की देखो चॉइस, उसका जो थीम है, उसका आइडियोलॉजी है बिल्कुल एजुकेशन हेल्थ पे है, ठीक है। बीजेपी का अपना नेशनलिज्म कल्चरल वैल्यूज़ पे होता है, ठीक है। कांग्रेस का थोड़ा सा पॉवर्टी वगैरह पे, या वो सेंटर की तरफ होती है, पॉलिसीज़ पे फोकस करती है, रिलीजन पे ध्यान नहीं देती वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मॉडरेट रहने की कोशिश करती है। तो सबके अपने अपने आइडियोलॉजी हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले पार्टीज़ होंगे तो चॉइसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी सेम होते जा रहे हैं, मिक्सअप होता जा रहा है, तो लोगों के पास बेहतर चॉइस नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। तो ये एक चैलेंजेस हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है भाई? टू यूज़ डर्टी ट्रिक्स। जैसे आजकल चुनाव इलेक्शन को जीतने के लिए लोग कोई भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉलो द नेगेटिव पॉलिटिक्स, जैसे किसी को क्रिटिसाइज़ करना। सिर्फ अपोजिशन पार्टी जो होती है वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ ही करती है। अरे अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि किसी इलेक्शन में जीतने के लिए कैसे कैसे मीम्स बनाते हैं, वीडियो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्रॉप करके छोटे छोटे वीडियो दिखाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। एक पार्टी दूसरे पार्टी की नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करती है, ठीक है। तो ये डर्टी ट्रिक्स होता है, ठीक है। इलेक्शन में मल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, पैसे वैसे बांटते हैं, मतलब ये है नेगेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। ओके, इससे होता क्या है कि जो लोग होते हैं ना, मेन इश्यूज से डाइवर्ट हो जाते हैं, लोगों का ध्यान भटक जाता है, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है भाई। ओके, सेम इसके बाद ये सब वही क्वेश्चन है, क्या क्या चैलेंजेस है। जो भी चैलेंजेस है कई एग्जाम में इंडिविजुअल चैलेंज को पूछ रखा है। जैसे 5 चैलेंजेस मैंने आपको बताया, किसी क्वेश्चन में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पे आएगा डिस्क्राइब करने को, किसी क्वेश्चन में आपको डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज करके आएगा। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉइंट पे ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है भाई। और इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स टू बी डन, पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो हमें स्टेट फंडिंग, इलेक्शन को स्टेट फंडिंग करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेशन होना चाहिए, इंटरनल अफेयर्स जो भी पॉलिटिकल पार्टी
जो भी अपने मैटर को, जो भी वो काम करते हैं उस पर एक रेगुलेशन होना चाहिए, उस पर नज़र होनी चाहिए, उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उनका खुद का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। प्रोविजंस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि कैंडिडेट्स कम से कम हो, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दिया जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक मिनिमम फिक्स प्रोविज़न भी होना चाहिए कि वीमेन को 1/3 कैंडिडेट को क्या करा जाए, वीमेन कैंडिडेट को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट, अभी ये कंफर्म हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म किया गया है, 1/3 में काउंसिल इलेक्शन में भी वीमेंस को रिजर्वेशन दे दिया गया है, अभी ये रिसेंट में हुआ है, ठीक है भाई। ओके, प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर होना चाहिए, और कौन प्रेशराइज करेगा भाई, तो देखो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पिटीशन करके। प्रेशर ग्रुप, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, एनजीओ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो मूवमेंट करके, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करके, न्यूज़पेपर में उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करो, उन पे प्रेशर बनाओ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। तो जितना ज़्यादा लोगों का प्रेशर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ उतना ज़्यादा रिफॉर्म करेंगी, ठीक है भाई। ओके, तो ये तरीका है। और कुछ प्रोविज़न ऑफ इलेक्शंस में आपको पता है ऐसे ऐसे प्रोविज़न्स बनाए इलेक्शन कमीशन, जिससे कि इनकम टैक्स को रिटर्न उन भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, उनका खुद का अपना इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरनल इलेक्शन वगैरह। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप क्या कर सकते हो भाई, आप रिफॉर्म कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस, एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़, रिफॉर्म क्या होना चाहिए, चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, रीजनल और नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आप रिवाइज कर लेना, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। तो एक बार फटाफट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लिखने से पहले आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना सभी पॉइंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, थैंक यू।